राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की सेकंड बुक मंदाकिनी, जिसका पाठ 9 आपके 2020-21 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें एक भोर का तारा एकांकी है जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी और प्रेरणास्पद एकांकी है जो कि हमें देशभक्ति का परिचय दिलाने वाली एकांकी है। इस एकांकी का हम केंद्रीय भाव जानेंगे, इसके साथ साथ बीच में बनने वाले प्रश्न जानेंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न मुख्य बनते हैं वो भी जानेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से दो बात कहना चाहूंगा कि हमारे अपना जो आपका चैनल हिंदी साहित्य का जो साहित्य क्लासेस चैनल है, इस साहित्य क्लासेस चैनल के माध्यम से जो 4 विषयों का अध्यापन आपको करवाया जाता है, उसके लिए आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण भी किया गया है, जो कि 9610208295 पर आप यहां भी अपने जो SW जो आपको दिया जाता है, होमवर्क जो दिया जाता है, वो आप इस पर लिख करके और करके भेज सकते हैं। इसके अलावा हिंदी कंपल्सरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इनसे संबंधित, इनसे जो अध्यापन या अध्ययन सामग्री से संबंधित भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर जो परीक्षा के लिए और आपके स्टडी मटेरियल जो डाला जाता है वो ग्रुप्स में भी डाला जाता है और चैनल पर भी अपलोड किया जाता है। तो यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए जो ही चैनल पर कोई भी पाठ अपलोड होगा, तो पाठ अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यह चैनल जो है वो लगभग 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ही समर्पित है। 11th और 10th यानी 10th और 11th के लिए अपना जो ई क्लासेज है वो अलग से शुरू है, अर्थात ई क्लासेज में 10th और 11th के विद्यार्थियों के लिए और साहित्य क्लासेज में 12th के विद्यार्थियों के लिए है। तो आप अवश्य ही इसको सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड रहें, ताकि समय समय पर आपको इसकी जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो आइए चलते हैं आज के इस पाठ पर और देखते हैं कि भोर का तारा एकांकी, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसका केंद्रीय भाव क्या है। आइए चलते हैं पाठ पर। देखिए, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जब इतने बड़े महान लेखक एकांकीकार है, तो इनका परिचय जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये कहाँ के हैं, इनकी और कौन सी कविताएं, लेखन या और कौन से जो नाटक वगैरह हैं, ताकि हम आगे इनको पढ़ सके। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका देहावसान 14 मई 1978 में हुआ। माथुर मूल रूप से नाटककार थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा एवं उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। खुर्जा यानी बुलंदशहर में वही हुई। बिहार में शिक्षा सचिव और आकाशवाणी में महासंचालक सहित अनेक राजकीय पदों पर ये प्रतिष्ठित हुए। यानी स्वतंत्रता के समय में जन्मने वाले और स्वतंत्रता के समय अपने देश के विभिन्न पदों पर इन्होंने शोभाएं बढ़ाई, विभिन्न पदों को सुशोभित किया। विद्यार्थी जीवन से ही ये रचना कर्म में लीन हुए। माथुर जी ने वर्तमान समाज और इतिहास दोनों पर लिखा है। उनके सामाजिक नाटक आधुनिक समाज की विडंबनापूर्ण स्थिति को उभारते हैं, तो वहीं ऐतिहासिक नाटकों में अतीत गौरव को उभारा गया। देखिए, ये जो नाटक है, इनके वर्तमान और इतिहास दोनों पर आधारित इनके नाटक हैं। अर्थात इतिहास के नाटक हैं वो हमारे प्राचीन गौरव है, हमारी प्राचीन संस्कृति कैसी थी, हमारे प्राचीन जो लोगों की जो विशेषताएं क्या थी, वो सब हमें अतीत में झांकने का मौका मिलता है। और वर्तमान के यदि जो नाटक है वो एकांकी है, वो हम देखेंगे तो वर्तमान समाज में क्या विडंबनाएं रह रही है, वर्तमान समाज को क्या करना चाहिए, उनमें क्या सुधार करना चाहिए, वो सारी बातें इनके एकांकी और नाटकों में मिल जाते हैं। इनके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदनाओं को उभारने में सक्षम है तथा पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं भी रखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा और जिन्होंने जीना जाना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे ये छायावादी संवेदना के रचनाकार है। छायावाद के बारे में आप जानते हैं, प्रसाद पंत निराला और माधवी वर्मा जो कि छायावाद की प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, उसी समय के ये लेखक हैं। तो इनकी जो कहानियां हैं, इनके जो नाटक है, एकांकी है, रचनाएं हैं, वो भी छायावाद से अछूती नहीं है।
और इनके जो नाटक है, इनके नाटकों को मंचीय लोकप्रियता प्राप्त है। मंचीय लोकप्रियता प्राप्त होने का मतलब है कि इनके नाटक है वो मंच पर अभिनीत किए गए हैं। यानी बहुत सारे ऐसे नाटककार हुए हैं जिनके नाटकों को मंच पर अभिनीत नहीं किया गया है, अर्थात मंच पर अभिनीत होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इनके बहुत सारे जो नाटक हैं उन्हें मंच पर अभिनीत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये जो पाठ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें पाठ में है क्या। भोर का तेरा एक ऐतिहासिक एकांकी है। एकांकी वैसे देखिए एक अंक, यानी नाटक का एक छोटा रूप है जिसको हम लघु नाटिका भी कह सकते हैं। इसका कथानक गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त के शासन से संबंधित। स्कंदगुप्त का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि प्रतापी और गुप्त वंश के शासक थे, और उज्जैन में जो है उनकी राजधानी थी। उस साम्राज्य की वैभवपूर्ण नगरी थी। शेखर इसी नगरी का एक प्रतिभावान भावुक हृदय कवि है। इसमें प्रथम जो पात्र है वो कौन है? शेखर है, जो कि एक प्रतिभावान है और भावुक हृदय वाले कवि हैं, जो हृदय सृष्टि के अनुपम सौंदर्य में डूबा रहता है। इसकी पूर्ति वह नारी अर्थात अपनी प्रेयसी छाया में देखता है। तो दूसरा इसका जो पात्र है वो कौन है? छाया है। और छाया कौन है? शेखर की प्रेयसी है, जो बाद में पत्नी बन जाती है। सम्राट कवि की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे राजकवि बना देता है। किसको? शेखर को। साथ ही उसका विवाह भी छाया से हो जाता है। छाया से विवाह के बाद वे प्रेम सौंदर्य में लीन हो जाता है, अर्थात प्रेम सौंदर्य में लीन होकर के छाया को समर्पित एक रचना लिखता है, एक काव्य लिखता है, जिसको वो नाम देता है भोर का तारा। क्या नाम देता है? भोर का तारा। यानी छाया को ही समर्पित होकर के और उन्होंने ये काव्य रचना लिखी जो कि भोर का तारा के नाम से जानी जाती है। और छाया के अपूर्व सौंदर्य में डूब करके उन्हें भोर का तारा नामक रचना करता है, और बहुत ही अद्भुत रचना जो कि वो राजा को भेंट करना चाहता है। भोर का तारा राजा को भेंट करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बदल जाती है कि अचानक वहां पर राजनीतिक स्थिति में विस्फोट हो जाता है। अर्थात तक्षशिला अर्थात उससे राज्य पर क्या होता है कि आक्रमण हो जाता है। राज्य पर आक्रमण हो जाने से उनका जो एक मित्र होता है, अर्थात वो तोरमान जो है, तोरमान इस पर देश पर आक्रमण कर देता है, तक्षशिला पर। अब तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है तो वहां एक उनका मित्र होता है माधव। क्या नाम होता है? माधव। और माधव आकर के उनसे कहता है कि मैं आपसे एक भिक्षा मांगने आया हूं, अर्थात आपकी वाणी में वो ताकत है कि आप देश की जनता को जगा सकते हो। देश के जो आप कहने का अर्थ है कि आप सोए हुए मुर्दे में जान डाल सकते हैं आपकी वाणी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपकी वाणी से या आपकी वाणी जो है वो सैनिकों को तैयार करे। इसके लिए आपको तैयार होना है और देश बलिदान मांगता है। इसलिए वो संकट की घड़ी थी और माधव राजकवि शेखर से उसकी वाणी मांगता है, और शेखर अपने प्रेम सौंदर्य के जगत को त्याग करके और राजधर्म का निर्वाह करने हेतु भोर का तारा को अग्नि में भेंट कर देता है, अर्थात वह अग्नि में जला देता है। और लोक मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने और बलिदान की प्रेरणा देने के लिए वो निकल जाता है। ये देखिए, ये सभी प्रश्नों का उत्तर है, सभी पूरे पाठ का निचोड़ है, ये पूरे पाठ का सारांश है। इस पाठ के जितने भी जो बातें हैं उन सभी बातों को इसमें संजोया गया है, तो आप इसे पाठ परिचय को अवश्य ही देखें। आइए चलते हैं अब पाठ में कौन कौन से क्या क्या है। देखिए, नाटक को पढ़ते हैं। इस नाटक में आपके पात्र देखिए, शेखर जो कि उज्जैन का कवि अभी अपन ने पढ़ा है, माधव जो गुप्त साम्राज्य में एक राज का कर्मचारी है और वो शेखर का दोस्त भी है, छाया शेखर की प्रेयसी है अर्थात प्रेमिका है और वो बाद में पत्नी बन जाती है। अब ये तीन चार जो है ये तो उपस्थित है। अभी यहीं से शुरू होता है। होता क्या है कि ये शेखर के घर की बात है। सबसे पहले शेखर का घर दिखाया जाता है, और घर कैसा है? घर में सारी वस्तुएं अस्त व्यस्त पड़ी है। बाईं ओर एक तख्त पर एक मैली फटी चादर बिछी हुई है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी भी रखी है, अर्थात इतना कोई संपन्न घर नहीं है। और एक मीडियम साइज का जो घर है उस घर में वो बैठा हुआ है। इधर उधर भोजपत्र बिखरे हुए हैं। भोजपत्र अर्थात उस समय क्या होता था कि अपना जैसा कागज है इस प्रकार के कागज नहीं होते थे,
भोजपत्र पर ही लेखन का काम होता था। और एक वहां पर तिपाई भी पड़ी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है, बाएं दरवाजा अंदर जाने के लिए, अर्थात ये जो मकान है इसमें बाएं दरवाजा ये अंदर आने के लिए है और ये दरवाजा बाहर निकलने के लिए है। दीवारों में कई आड़े या ताक है, जिसमें कई ताक है, अर्थात दीवारों में कई तरह की अलमारियां हैं जिसमें दीपदान या कुछ वस्तुएं रखी हुई है। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है, कभी तख्त पर बैठता है और जान पड़ता है वह संलग्न है, अर्थात वह कोई तल्लीन मुद्रा में है। जब लेखक या कवि किसी बात को लिख रहा होता है तो वो इतना तल्लीन होता है, इतना एकाग्र होना पड़ता है कि वह किसी एक कोने में चुपचाप अकेला बैठता है, तब जाकर के किसी रचना को वो लिख पाता है। तो उसे वो क्या करता है, गुनगुनाता है, लिखता जाता है। अब वो क्या करता है, एक कविता लिख रहा है जिसकी कविता की लाइनें क्या है, वो है अंगुलियां आतुर तुरंत पसार खींचते नीले पट का छोर, दोबारा कहता है फिर लिखता है, अर्थात वो इन पर बार बार रिवाइज करता रहता है। टेंगा, टेंगा मतलब टंगा हुआ, जिसमें जाने किस ओर स्वर्ण कर्ण पूरा करने के प्रयास में तल्लीन। स्वर्ण कर्ण मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए, कवि या लेखक को कितना प्रयास करना पड़ता है, अर्थात बार बार शब्द को फिट करने के लिए। जिस प्रकार एक माला में समान रूप से मणिये होते हैं, उन प्रत्येक मणिये की अपनी जगह होती है, उसी प्रकार क्या है कि उन्हें शब्दों को रखा जाता है। तब क्या होता है कि जब वो इस प्रकार की मुद्रा में बैठा होता है तभी वहां पर बाहर से माधव आता है जो इसका दोस्त होता है। सांसारिक अनुभव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है। द्वार पर पास खड़ा होकर वे थोड़ी देर तक कवि की लीला देखता रहता है और उसके बाद माधव कहता है शेखर शेखर। माधव बतलाता है कि शेखर शेखर। शेखर क्या पंक्तियां लिखने में वो तल्लीन रहता है, अर्थात समर्पित भाव से जब वो लिख रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि वह इतना तन्मय भाव से लिख रहा होता है, उसकी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि यदि हम अपनी किताबों में तल्लीन हो जाते हैं, जैसे एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए एकाग्र हो जाता है तो बाहर की आवाजें उसे सुनाई नहीं देती, वह किताबों में ही समर्पित होकर के रह जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो क्या है कि उस लाइन को पूरा करने के मूड में है और स्वर्ण कर्ण प्रिय हो रहा निहार, ऐसा कुछ कहता है। माधव कहता है शेखर शेखर। तब उनकी एकदम वो तंद्रा टूटती है, अर्थात वो उसका ध्यान टूटता है और उसका अरे माधव आप। माधव कहता है क्या कर रहे हो शेखर। शेखर कहता है हाँ यहाँ आओ माधव, यहाँ आइए मेरे पास बैठिए। वो कंधों पकड़ करके तख्त पर बिठाता हुआ कहता है कि यहाँ बैठो। माधव तुमने भोर का तारा देखा है कभी? आता ही पूछता है आपने कभी भोर का तारा देखा है, यानी मॉर्निंग स्टार देखा है आपने? तो माधव ने कहा कि हाँ देखा है, क्यों? शेखर कहता है अरे कैसा अकेला सा है वो, एक टक देखता रहता है, जानते हो? उसने नहीं जानते। तक के दूसरे भाग पर बैठता हुआ उसने बात यह है कि एक बार रजनीबाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने के लिए जाती है। वो भोर के तारे के बारे में बताता है। क्या बताता है कि रजनीबाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली, और मिलने चली तो रजनीबाला कैसे कपड़े पहने हुए थे, नीले कपड़े पहन करके, और जिसमें सोने के तारे टंगे हुए थे। नीले कपड़े पहन करके, अर्थात आकाश नीला होता है, ठीक है। आकाश में जो तारे होते हैं वो सोने जैसे होते हैं, तो आकाश रूपी कपड़े को पहन करके और सोने जैसे वो बटन लगाए हुए तारे टंगे हुए, और जो ही निकट पहुंची तो ही लाज की आंधी आ गई, अर्थात लाज की आंधी आ गई, अर्थात अपने प्रियतम के पास पहुंची तो उसे लज्जा आ गई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। क्यों? लज्जा की वजह से वो वहां पर उस समय पहुंच नहीं पाई। फिर क्या हुआ? माधव प्रभात अकेला रह गया। अकेला रहना ही था क्योंकि उनकी जो प्रिया है वो नहीं आई। शेखर ने कहा नहीं, उसने अपनी उंगलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर नीचे खींच लिया। किसने? उसने उंगलियां पसार करके उसके नीले पट का जो छोर था वो नीचे खींच लिया, और जानते हो ये भोर का तारा है ना, उसी छोर में टंगा हुआ है, अर्थात उसी किनारे पर टंगा हुआ है, और सोने का कण एकदम प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। मतलब कितनी अच्छी कविता है, कितना अच्छी कल्पना है। आगे क्या कहता है कि माधव
बहुत, माधव कहता है कि बहुत ऊंची कल्पना है, लिख चुके हो क्या इसको? शेखर, नहीं नहीं अभी तो लिखूंगा, बैठा ही था कि तुम इतने में आ गई। अर्थात मैं ये इस भोर का जो ये तारा है इसके बारे में लिख रहा था, तभी तुम आ गए। माधव कहता, अरे अब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर बैठे थे, आकाश में नहीं, और मुझे कोस तो नहीं रहे हो ना शेखर? उसने कहा, अरे क्यों भाई, आपको क्यों कोसूंगा? माधव कहते, तुम्हारी परियों की और तारों की दुनिया में मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। अर्थात आपकी जो ये परियों की तारों की दुनिया है, इसमें मनुष्यों का क्या काम है, लेकिन मैं आपको धरातल पर लेकर के आ गया। शेखर कहता है, कभी कभी तो मुझे तुझमें भी कविता दिख पड़ती है, अर्थात कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप पर भी कविता लिख डालूं। माधव कहता है, मुझमें? तुम अटखेलियां करना भी जानते हो। शेखर, कविता तो कोमल हृदय की चीज होती है, और मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों को तो छूने भर से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की ही उलझने बहुत है, अर्थात हम तो इतने उलझे हुए होते हैं कि हम में कविता कहाँ नजर आती है। शेखर कहता है, माधव तुमने कभी ये भी सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग हो सकता है? माधव कहता है, और हम लोग करते भी तो क्या, रात दिन मनुष्यों की उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते हैं, मत यही तो काम करते हैं। शेखर कहता है, नहीं नहीं आप ये नहीं करते हो, तुम राजनीतिज्ञ हो और मंत्री हो जो बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो। अर्थात तुम दिखावा बहुत करते हो, परंतु वास्तव में आप कुछ भी नहीं करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते हो। आप क्या करते हैं, अपनी वाणी से, अपने वादों से, झूठे वादों से उनको लुभाते रहते हो, बाकी कुछ भी नहीं करते हो। कभी इसका प्रयत्न करते हैं पर उन्हें तुम पागल कहते हो। अर्थात हम कविता के माध्यम से, हमारे लेख के माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इस समस्या का निजात ये हो सकता है, लेकिन कवि को आप पागल करार देते हो। माधव कहता है, कवि? हाँ, तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है, हम जानते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है। अर्थात कवि को कहते हैं कि तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है, और हम देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है। शेखर कहता है, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है, अर्थात सौंदर्य है वहां कर्तव्य है, और सौंदर्य जहां होता है वहां कविता होती है, और जहां कविता होती है वहां पर कर्तव्य होता है, वहां पर जीवन होता है। कितनी अच्छी बात कही है माधव। तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखारिन को देखा होगा। शेखर कहता है कि आपने अंधी भिखारिन को देखा होगा। माधव कहता है, हाँ बिल्कुल देखा है, बताइए उसके बारे में क्या है। तब शेखर कहता है, मैं उसे सदा भीख देता हूं। जानते हो क्यों देता हूं? माधव पूछता है, बताओ क्यों देते हो? और थोड़ा सोच करके कहता है, दया सज्जन का भूषण है इसलिए। उसने कहा, दया नहीं, दया के बल पर नहीं, मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूं क्योंकि उसमें एक कविता, एक लय, एक कला झलकती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, और एक तरफ एकटक देखते हुए मानो इस मानसिक चित्र में खो गया हो, उसकी झुर्रियां और उसकी झुकी हुई कमर। माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में ढाला हो। अर्थात मैं दया करके नहीं, मैं उसे कला पर, या अर्थात मैं उसमें एक कविता देखता हूं, मैं उसमें एक सुंदरता देखता हूं, मैं उसमें एक सौंदर्य देखता हूं, इसलिए मैं उसे भीख देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अर्थात मुझे लगता है कि विधाता ने इसको किस सांचे में डाला है, इस ऐसा देख करके मैं उसे भीख देता हूं। आगे देखिए माधव कहता है, अच्छा आप तो बहुत अच्छा मनोरंजन कर डालते हो। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गाड़ते हुए उसने कहा, शेखर टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? टाट में रेशम का पैबंद अर्थात आप जैसे गरीबी में भी इतना सौंदर्य देखते हो, अर्थात उसकी जो कमी है उसमें आप सौंदर्य देखते हो, अर्थात बेमेल वस्तु क्यों कर रहे हो? ऐसी कविता तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। शेखर कहता, देवी की प्रशंसा में? हाँ, ये तो उसके पुजारी से पूछो। तो कहता है, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है? माधव कहता है, अपने को आज तक किसी ने जाना है शेखर?
हाँ ये तो बात है। तब शेखर कहता है, सच बताओ तुम छाया से प्रेम करते हो? शेखर कहता है, कितनी बार पूछोगी? यहाँ पर माधव कहता है कि आप छाया से प्रेम करते हो। उसने कहा, कितनी बार पूछोगी? माधव कहता है, बहुत प्यार करते हो ना? शेखर, माधव, जीवन में मेरी दो साधनाएं हैं। देखिए इसका प्रश्न आएगा आपके, यानी शेखर के जीवन की दो कौन सी साधनाएं हैं? दो साधनाएं हैं, वो क्या है? छाया का प्रेम और कविता। दो साधनाएं कौन सी है उनकी? छाया का प्रेम और कविता। खिड़की के सहारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है और माधव कहता, और छाया? शेखर, हम दो नदी के किनारे हैं। शेखर कहता है कि हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं सकते। हम एक नदी के दो किनारे हैं जो हम एक दूसरे को, अर्थात हम एक ही नदी के किनारे हैं, अर्थात हम एक ही जीवन के पहलू है, हमारी आत्मा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन हम मिल नहीं सकते। माधव कहता है, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। शेखर कहता है, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। अर्थात देवदत्त कौन था? वो छाया का भाई था और स्कंदगुप्त की सेना का सेनापति था। तो उसने कहा कि वो सेनापति की बहन है, ऐसा नहीं हो सकता। माधव, क्यों? कि तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री है और एक मंत्री अपनी बहन का मामूली कवि से क्या संबंध रख सकता है? माधव कहता है, अरे मामूली कवि कैसे हो शेखर? तुम मामूली कवि हो, अपने आप को मामूली कवि समझते हो। तो उसने कहा, क्यों? तो फिर राजकवि समझू। माधव कहता है, सुनो शेखर, तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाता हूं। शेखर कहता है, क्या खबर सुनाओगे, बताओ। माधव कहता है, हाँ सुनिए, मैं कल रात को राजभवन गया था। तो शेखर कहता है, इसमें कौन सी नई बात है? आपका काम है राजभवन जाने का, हमेशा जाते हो। उसने कहा, नहीं नहीं, कल उत्सव था, उस उत्सव में गया था और खुद सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था गाने के लिए, नाचने के लिए दावत हुई थी। वहां पर नाच हुआ था, गाना हुआ था और एक पार्टी हुई थी। और उस दावत में एक सुंदर सी युवती थी, उसने बहुत अच्छा गीत सुनाया था और सम्राट तो उस गीत पर रीझ गए। अर्थात उस युवती ने इतना सुंदर गीत गाया कि उस पर सम्राट रीझ गए। शेखर कहता है कि आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? सम्राट रीझ गए, क्या हुआ? माधव कहता है कि इसलिए सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा। जब उस युवती ने सुंदर गीत गाया तो राजा ने कहा कि ये गीत किसने लिखा है, और पता चला कि उस गीत को लिखने वाला शेखर था। अर्थात उसका नाम शेखर था। शेखर का नाम लेते ही शेखर को एकदम लगा कि मेरा गीत और राजा के दरबार में, मेरा गीत और राजा के दरबार में। माधव का, अरे और सुनो, उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको ये पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। और वही उसी युवती ने आपकी सिफारिश की। कल से वह कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। अर्थात कल से शेखर जो है वो राजा सम्राट स्कंदगुप्त के दरबार में जाएगा और वहां कविता पढ़ेगा। शेखर कहता है कि मैं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? वो मजाक करता है। अर्थात मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? माधव कहता है, सपने तो तुम देखा करते हो क्योंकि तुम कवि हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और बताऊं आपको कि वह युवती कौन थी जिसने ये गाना प्रस्तुत किया? माधव कहता है, अब ये बताना होगा, तुम भी बुद्धू हो क्या? इसी बुद्धे प्रेम करने चले थे? शेखर का, अच्छा इसका मतलब छाया थी, अर्थात उस गाने को गाने वाली छाया थी। माधव ने कहा, और सुनो, हाँ छाया नहीं, वो गया था, सम्राट देवदत्त को आज्ञा दी है सम्राट ने कि वे तक्षशिला जाकर वहां के क्षत्रप वीरभद्र को दबाए। अर्थात वो पड़ोसी राजा था जो कि कुछ कुचैनियां कर रहा था, तो उसे कहा कि वो उन हरकतों को दबाए। आज देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा उनका मंत्री बन करके, समझे? शेखर कहता है, क्या सच में ही छाया ने कहा था?
उसने कहा सच ही। माधव कहता है शेखर 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला जाएंगे, अर्थात तक्षशिला से चल देंगे, यहां से हम जाएंगे और वहां तक्षशिला जाएंगे। और उसके बाद छाया कहाँ रहेगी बताओ, उसकी रक्षा कौन करेगा? शेखर कहता है कि इतना भाग्य, इतना विश्वास मुझे नहीं होता कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। माधव कहता है मत करो विश्वास, लेकिन भले मानस छाया क्या इस कूड़े में रहेगी क्या? जैसा आपने घर बना रखा है अस्त व्यस्त पड़ा है, तो छाया यहाँ रहेगी? बिखरे हुए कागज, टूटी हुई चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर लापरवाही की सीमा होती है, इतनी लापरवाही मत करो। शेखर कहता है मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूं, मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। तो फिर मैं परवाह करता हूं फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओश की, अर्थात मैं कवि हूं और जब मैं प्रकृति में इस प्रकार की चीजें देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों को और सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारों की। माधव कहता है एक चीज रह गई। क्या? जिसे तुम वृक्षों के नीचे फैली हुई देखते हो वो क्या है? वृक्षों के नीचे फैली हुई देखते हो, अर्थात वृक्षों के नीचे फैली हुई क्या होती है? छाया। वृक्षों के नीचे, हाँ, जिसे तुम दर्पण में देखते हो वो क्या है? छाया। शेखर दर्पण में देखते हो, अर्थात इसका मतलब छाया। हाँ, छाया मुस्कुराते हुए। अब एक अंक तो यहां पर पूरा हो गया, पर्दा गिर जाता है। अर्थात यहां तक क्या होता है कि उसे समाचार मिल जाते हैं कि अब आपका समय जो, अर्थात छाया और आपकी जो पहुंच है वो कहां तक हो गई है? राज दरबार तक हो गई और आपको राजकवि बनाया जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात जो माधव ने बताया, माधव के बताए अनुसार देवदत्त और माधव वहां से तक्षशिला चले जाते हैं और फिर जो पर्दा उठता है तो वहां पर अब किसका घर है? उज्जैन में आर्य देवदत्त का भवन है जिसमें शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ है, साफ है, दीवारों पर कुछ चित्र हैं, कोने में धूपदान पड़ा हुआ है, सामने तख्त पर चटाई है, लिखने पढ़ने का सामान भी है और बराबर में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा है जिसमें निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। दीवार के भाग पर एक अलगनी है जिस पर कुछ धोतियां इत्यादि टंगी हुई है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधर्य की का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है, अर्थात चंचल भी है और गंभीर भी है और एक सुंदरता की प्रतिमा है। सारे गुण है उसमें, बहुत सुंदर गृहिणी है, गृह स्वामिनी होने के कारण सारी वस्तुओं को ठीक ठाक कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रही है, संभाल रही है, लेकिन संभालती हुई कुछ गुनगुनाती है, गीत गा रही है और जाड़ा होने के कारण तापने के लिए अंगूठी में अग्नि प्रज्वलित कर रखी है। अंगीठी है अर्थात चूल्हा है, उस चूल्हे में आग लगा रखी है और उसकी पीठ द्वार की ओर है, अर्थात दरवाजे की तरफ पीठ है जिसमें दरवाजे से आने वाला आदमी उसे नहीं दिखता है। अपने काम में इतनी संलग्न, अर्थात वो एक गाना इस तरह गा रही है कि उस गाने को गाते हुए उसे बाहर से आने वाले की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, पैरों की कोई आहट उसे पदचाप सुनाई नहीं दी। और वो गीत कौन सा गा रही है? प्यार की है क्या पहचान, प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान, पवन की परम सलिल की लहर नृत्य में हो जाती लयमान, सूर्य को सुन कोमल पदचाप, सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूल उठता चिड़ियों का गान। अर्थात सूरज उगता है तो चिड़ियाएं क्या करती है? गाना गाती है। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद जगाती मेरे सोए प्राण, अर्थात ये अपना गीत गा रही है। और प्यार की है क्या पहचान, धीरे धीरे क्या करता है, उधर से शेखर आता है। शेखर के कमर पर ऊनी दुशाला बंधा हुआ है, कंधे पर और ऊनी दुशाला है और वो आता है। बगल में ग्रंथ है, गले में फूलों की माला है और दरवाजे पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। थोड़ी देर बाद छाया का गीत सुनता सुनता तो वो क्या करता है, छाया से कहता है, थोड़ी देर में छाया नहीं सुन पाती है, गाना जारी है, फिर भी वो बार बार कहता है छाया। तब वो चौंक करके मुंह फेरती है तो उसने देखा कि उनके सामने शेखर है और कहता है कि छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है? अर्थात मैं आपको एक कहानी बताऊं, वो कहानी तुम जानती हो?
वो कहानी क्या कहती है? वो कहता है कौन सी कहानी बताइए। पहले तो वो क्या करता है, उसके हाथ में बगल में जो ग्रंथ होता है वो चौकी पर रखता है, फिर उस पर दुसाला रखता है और वो कहता है कि सुनो देखिए, मैंने जो आपको कहानी बताऊं कि एक राजा के यहाँ पर एक कवि था, बहुत युवक था, भावुक था, राजभवन में सब लोग उससे प्यार करते थे, राजा भी उनसे प्यार करता था। रोज सुबह राजा के मुंह से नई कविताएं राजा उसके मुंह से सुना करते थे, नई और सुंदर कविता सुनते थे। तो उसने कहा कि ये बात है, वो पीढ़े पर बैठ करके सुनती है। और चिबुक क्या करती है, वो हथेली पर टेक, अर्थात अपनी ठोड़ी को हथेली पर टेक करके आराम से सुनती है। शेखर कहता है कि लेकिन उस कवि में एक बुराई थी। छाया पूछती है क्या बुराई थी? बुराई क्या थी? शेखर सुनाता है कि कवि अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। राजा उससे पूछता है कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते? तो उत्तर देता है कि मैं केवल रात के तीसरे पहर में लिख सकता हूं। छाया कहती है तो राजा फिर उससे रुष्ट नहीं हुआ, अर्थात राजा ने उस पर क्रोध नहीं किया। शेखर ने कहा नहीं। उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा जाए कि वास्तव में रहस्य क्या है, वो रात्रि के तीसरे पहर में क्यों लिखता है। और राजा क्या करता है, उस दिन उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है वेश बदल करके, और जो ही तीसरा पैर होता है, तीसरा पैर होते ही राजा उनके घर के सामने खड़े होते ही हैं खिड़की के पास में। और क्या होता है कि उसके बाद देखा कि कवि लेखनी लेकर के तैयार होता है। तीसरा पैर होते ही कवि खड़ा होता है, लेखनी लेकर के बैठ जाता है, और थोड़ी देर में कहीं बहुत मधुर सुरीला स्वर राजा के कानों में पड़ने लगता है। राजा झूमने लगता है और कवि की लेखनी अपने आप से चलने लगती है, अर्थात वो तीसरे पैर में कवि उठता है, उठ करके अपनी रचनाएं शुरू करता है। तब ये जो राजा सोचता है कि वास्तव में बात सही है, ये इसी पैर में लिखता है। छाया कहते फिर क्या, राजमहल में लौट आया और उसके बाद उसने कवि से ये कभी प्रश्न नहीं पूछा कि तुम सुबह की कविता सुबह में क्यों सुनाते हो, भला बताओ, क्यों नहीं पूछा? छाया ने पूछा हाँ बताओ। राजा को ये मालूम हो गया था कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? शेखर कहता है कि हाँ। छाया उसे टोक करके और कहती है वह गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं? उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, और झूठी कहानियां। और बताऊं? उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले डाले थे, और गले में फूलों की माला थी, माथे पर अर्थात उसके इस बीच शेखर की मुस्कुराहट थोड़ी हल्की और हंसी में परिणत हो गई, और यहाँ तक कि इन शब्दों के पहुंचते पहुंचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। उसने कहा कि उनके माथे पर भी कुछ था, अर्थात वो इस प्रकार के थे। तब शेखर तुम खुद थे। शेखर बाद में गंभीर होते हुए, लेकिन छाया तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती? अगर मान लो तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरी कविता क्या होती? और कहता है कि तुम तो मेरी कविता हो। छाया कहती है प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? छाया कहती है कविता तुम्हारे सुने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव करें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में उसके लिए और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, कविता समाप्त हो जाती है, तब पुरुष को चट्टाने फिर से बुलाती है, और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ कोई पंछी हो। और स्त्री के लिए वही अंधेरा, वही सूनापन, अर्थात वह फिर अकेली हो जाती है। शेखर कहता है छाया तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया कहती है क्या एक दिन में तुम मुझे भी ऐसे ही छोड़कर के चले जाओगे क्या? शेखर कहता है लेकिन छाया मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा सकता हूं, मैं नहीं मान सकती। छाया कहती मैं नहीं मान सकती। सुनो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सुख की चट्टाने थोड़ी ही, मेरी कविता मेरी हरी भरी वाटिका है, मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है, और जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा उस दिन सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा, मेरी कविता मर जाएगी। छाया, उसने कहा कि मेरी कविता नहीं रहेगी। तब छाया कहती है कि नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी किंतु तुम्हारी कविता है वो अमर रहेगी, बहुत दिन रहेगी। शेखर मेरी कविता,
हाँ, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे छिपा रखा था। छाया ने कहा, रहने दो, तुम ऐसा भेद और ऐसी कहानियां हमेशा सुनाया करते हो। नहीं नहीं, अच्छा तनिक उस दुसाले को उठाओ। दुसाले की ओर इशारा करके कहता है कि उस दुसाले को उठाओ, उसके नीचे कुछ है। छाया उस ग्रंथ को हाथ में लेती है, उसने कहा, उसे खोलो। क्या है? अरे वो खोलो। तब वो शेखर की प्रसन्नता और बढ़ जाती है। उसने कहा, भोर का तारा। अरे ये तुमने कब लिख डाला? मुझसे छिप कर, अर्थात आज तक मुझसे नहीं बताया और आपने ये इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। शेखर विजय का सा भाव, अर्थात छाया, तुम्हें याद है उस दिन की जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने के लिए भवन में आया था? माधव के साथ देवदत्त से मिलने के लिए तुम्हारे भवन में आया था? छाया कहती, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ शेखर। उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी। उसी दिन तो हम और तुम, अर्थात हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ था। हाँ छाया, उसी दिन मैंने महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था। अर्थात जब तुम्हारा जीवन में मेरे जीवन में प्रवेश हुआ, उसी समय मैंने ये लिखना शुरू किया और आज ये समाप्त हो गया है। छाया कहती, शेखर, ये हमारे प्रेम की अमर स्मृति है, प्रेम की अमर कहानी है, अमर ग्रंथ है। उसे यहाँ लाओ, हाथ में लेकर के, और थाव से खेलता हुआ भोर का तारा। छाया, ये काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट के पास ले जाऊंगा, सम्राट को समर्पित करूंगा। फिर जब मैं इसे सभा में सुनाना आरंभ करूंगा, उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया, बरसों बाद दुनिया पढ़ेगी कविकुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा, और वो हंसता है, खिलखिलाता है, बहुत खुश हो जाता है। सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच जाती है। शेखर हंस रहा है। छाया कहती, शेखर, और वो हंसे जा रहा है। शेखर एकदम चुप हुआ। छाया, क्या हुआ तुमको? छाया कहती है कि शेखर कहता, बताओ बताओ क्या हुआ? तुम इसे संभाल कर रखोगे नहीं? अर्थात ये जो आपने जो लिखा है, इसको संभाल कर रखना। बस इतनी सी बात है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए, कोई इसे चुरा कर न ले जाए। और फिर तुम? उसने कहा, पगली, ऐसा क्यों होने लगा? सोचने से ही डर गई। तुम्हारे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न होने का। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी हैं, और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन और उज्जैन के सबसे बड़े कवि शेखर की पत्नी हो। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैन का कवि है। तक्षशिला का क्षत्रप, उज्जैन का कवि है। क्यों छाया? ये छाया एकदम खुश हो जाती है। उसी समय क्या होता है कि माधव आता है और माधव कहता है, शेखर कहता है कि अरे तुम यहां कैसे? माधव कहता है, शेखर, छाया कहती है कि बताइए आप कैसे? जैसे एकदम कोई आदमी डर जाता है, वैसे छाया डरती है और कुछ देर बड़े प्रयत्न के साथ वो बोलता है कि मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूं। मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूं। और छाया और शेखर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। छाया कहती, भीख मांगने तक्षशिला से? उसने कहा, हाँ, तक्षशिला से भीख मांगने आए हो। परंतु जो जो बढ़ता जाता है, त्यों त्यों स्वर में भावुकता आ जाती है। हाँ, मैं तक्षशिला से आ रहा हूं। यहां तक कैसे आ पाया हूं ये मैं नहीं जानता। यात्रा के दिन कैसे बीते हैं ये भी नहीं जानता। ये जानता हूं कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। अर्थात साम्राज्य पर संकट आ गया है, गुप्त साम्राज्य संकट में है। ये क्या कह रहे हो माधव? हाँ बिल्कुल शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हुणों का सरदार तोरमान भारत पर चढ़कर आ गया है और उसने आक्रमण कर दिया है। छाया कहती है कि तोरमान ने आक्रमण कर दिया? कि हाँ, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है, उसने अंबी राज्य को नष्ट कर दिया है, उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रौंद रही है। छाया कहती है कि अरे क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है। माधव कहता है, सारा पंचनद आज उसी के भय से कांप रहा है और एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, एक नई भीख मांगता हूं। सम्राट स्कंदगुप्त की साम्राज्य की देश के संकट में मदद करो। और बाहर देखता है कोलाहल हो रहा है। शेखर एकदम जड़वत होकर के खड़ा है। देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है,
तुम्हारे स्वर में प्रभाव है। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। और वो शेखर उनके चेहरे के भाव सुने जा रहा है और फिर मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, अपनी ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव जाकर आग फैला दो। वह आग फैला दो जिससे हजारों और लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले लें और अपनी मुख मुद्रा और अपनी चेहरे की मुद्रा को बदल करके कोई भीषण उद्योग कर रहा हो। कवि यानी देश तुमसे ये बलिदान मांगता है। हे कवि, देश तुमसे बलिदान मांगता है। और छाया कहती है कि माधव क्या बात कह रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद छाया, उन्होंने कहा था कि मेरा प्राण क्या चीज है। मैं तो हजारों, इसमें तो हजारों मिट गए और हजारों को मिटना है। अर्थात हमारा जो देश है इसके बलिदान करने में हजारों मिट गए, हजारों को मिटना है। शेखर कहता है कि किसने? उसने कहा आर्य देवदत्त ने अंतिम समय में ये कहा था। छाया को जैसे बिजली गिर गई। अंतिम समय देवदत्त भाई था छाया का। ये नाम सुनते ही उसने कहा कि जैसे उस पर कोई बिजली गिर गई हो। माधव, क्या बात कह रहे हो भैया? माधव कहता हाँ, उन्होंने वीर गति पाई है, वो शहीद हो गए हैं। छाया कहती है, और छाया एकदम घुटनों के बल गिर जाती है, चेहरे को हाथ से ढक लेती है। और इसी बीच माधव कहे जाता है शेखर। एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हुनों के दल के निकट जा पहुंचे। वीरभद्र की खोज में तक्षशिला से 40 मील दूर एक विद्रोही, वीरभद्र वैसे तक्षशिला का ही था लेकिन वो विद्रोही हो गया था। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हुनों से मिल गया है और उसने उनके 20 सैनिक आगे हुनों में फंस गए हैं। वे तक्षशिला लौट सकते थे, अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। उसने कहा कि मैं भी उनके साथ था और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी दे दो कि अपने देश पर आक्रमण हो गया है, अपने सैनिक फंस गए हैं और वीरभद्र जो है वो देशद्रोही हो गया है। मैं आज यानी उन्हीं की, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है और बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ उठाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है और इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से और बिछुड़ते प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है और इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर कर लेती है। अर्थात उसने भोर का तारा जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ को उसने अग्नि के हवाले कर दिया। छाया कहती है शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। लपटें उठती है, छाया फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टि करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चला जाता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया, उसने माधव, तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव के ये शब्द माधव सुनकर के बेरा हो जाता है, जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है, फिर पीछे की खिड़की ओर तो निकट जाकर उसे खोल देता है। इससे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जनसमूह के गान का स्वर सुनाई पड़ता है। अर्थात शेखर जो है वो उन लोगों के साथ मिल जाता है जो देशद्रोही को ढूंढने में और अपने देश पर हुए आक्रमण को जवाब देने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, अपने कविता के माध्यम से प्रेरित करने के लिए निकल पड़ता है। और उसका गाना क्या होता है? नकार पे डंका बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीरों को तू रही, तू उठ के कोई रास्ता निकाल। शेखर का स्वर तीव्र है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मंद स्वर बहुत दृढ़ स्वर बोलता है कि छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया है, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक का भोर का तारा था, अब तो वो प्रभात का सूर्य होगा। अर्थात जिस प्रकार सूर्य से संपूर्ण पृथ्वी आलोकित होती है, उसी प्रकार संपूर्ण तक्षशिला पर अर्थात संपूर्ण तक्षशिला के लोगों को प्रेरित करने में ये कामयाब होगा कवि, और हमारे इस मुल्क की रक्षा करेगा। धीरे धीरे छाया मस्तक उठाती है, पर्दा गिर जाता है। अर्थात इसमें छाया और
जो शेखर है उन दोनों को बलिदान देना पड़ता है। अब आपके देखिए इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं और इन प्रश्नों को आपको अवश्य ही करना है। देवदत्त कौन था और माधव ने शेखर को तक्षशिला से आकर के क्या सूचना दी? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है शेखर ने अपने जीवन की कौन सी दो साधनाएं बताई है? छाया का प्रेम और कविता। शेखर को राजकवि क्यों बनाया गया? शेखर की कविताएं बहुत सुंदर और लयबद्ध हुआ करती थी, बहुत सुंदर कविताओं के कारण उसे राजकवि बनाया गया। शेखर छाया को कौन सा भेद बताता है? शेखर छाया को यह भेद बताता है कि जब से उसके जीवन में उसका पदार्पण हुआ तब से वह एक ग्रंथ लिख रहा था जिसका नाम था भोर का तारा, और जब वो पूरा हो गया तब वह उसे समर्पित करके कहता है कि मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। देश तुमसे बलिदान मांगता है, इसका आज से स्पष्ट कीजिए। अर्थात तुम्हें भी अपने देश के प्रति एक कर्तव्य करना है। अर्थात तुम लेखनी के धनी हो लेकिन अब आपको तलवार का धनी होना है, लोगों को जागृत करना है। वास्तव में शेखर ने कवि कर्म का निर्वाह किया। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। और छठा प्रश्न है आपके, भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भोर का तारा एकांकी क्यों लिखा, ये उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो आज बस इतना ही। इन प्रश्नों को आप तैयार करें, इन प्रश्नों के वीडियोस जारी होंगे अंत में, और लेकिन आप तब तक आप भी इन प्रश्नों को तैयार करें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।